गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकवालिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं जैसलमेर का इतिहास। आज जैसलमेर के इतिहास को समाप्त करके साथ ही साथ अपन करौली के इतिहास को भी पूर्ण करेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है करौली का इतिहास, और जैसलमेर का इतिहास अपन लास्ट स्टेज पर है। इससे पहले जैसलमेर के इतिहास के बारे में 2 वीडियो अपने आ चुके हैं। मैंने आपको बतलाया था कि जैसलमेर के भाटी वंश की स्थापना सबसे पहले हनुमानगढ़, जिसे उस समय बटनेर कहा जाता था, हुई थी, और भूपत नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की और बटनेर में एक दुर्ग का निर्माण किया। समय के साथ इसकी राजधानी में परिवर्तन होता रहा। तनोट भी इसकी राजधानी रही, लोद्रवा भी इसकी राजधानी रही, और अंत में इसकी राजधानी जैसलमेर हुई जब राव जैसल हुआ करते थे सन 1155। और उनके पश्चात धीरे धीरे जो भी शासक हुए उन्होंने जैसलमेर को ही अपना मुख्य केंद्र मानते हुए शासन किया, और जैसलमेर का जो दुर्ग है, जिसे हम स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं, उसके दुर्ग का विस्तार करते रहे। आज अपन जैसलमेर के इतिहास का समापन करेंगे। आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले जैसलमेर का इतिहास। आज अपन शुरुआत करेंगे महारावल शालिवाहन द्वितीय से, जिनका कार्यकाल जैसलमेर में 1891 से 1914 के बीच में रहा था। महारावल बेरीसाल की निसंतान मृत्यु होने पर उनके भाई कुशाल सिंह के पुत्र श्याम सिंह को शालिवाहन द्वितीय के नाम से शासक बनाया गया। जो इनसे पहले 1891 में जो शासक हुआ करते थे वो थे महारावल बेरीसाल। इनके संबंध में अपने बात भी की थी। महारावल बेरीसाल जब इनका देहांत हुआ सन 1891 में, उस समय इनके कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण से चूंकि निसंतान इनका देहांत हो चुका था, तब इनके भाई थे कुशाल सिंह, इनका पुत्र था श्याम सिंह को अगला शासक बनाया गया और इनका नामकरण किया गया महारावल शालिवाहन द्वितीय। इनसे पहले एक शालिवाहन हुए थे, और चूंकि ये दूसरे थे इसलिए इनका नाम महारावल शालिवाहन द्वितीय किया गया। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि योगी रत्नू ने सबसे पहले जैसलमेर के भाटी शासकों को रावल की उपाधि प्रदान की, और उसके पश्चात रावल के बाद इन्होंने महारावल शब्द का संबोधन अपने नाम के आगे करना प्रारंभ कर दिया था। रावल से फिर ये महारावल बने, और उनके पश्चात जो भी शासक हुए इन्होंने महारावल नाम से ही अपने नाम के आगे लिखना प्रारंभ किया, और उनके शासन का आगे का जो इतिहास है वो महारावल शासकों का इतिहास ही माना जाता है। हरविलास शारदा को महारावल का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया गया। हरविलास शारदा के बारे में हम जानते हैं, ये खुद एक शिक्षक हुआ करते थे, और इसी के कारण से महारावल शालिवाहन द्वितीय जो थे इनका संरक्षक भी नियुक्त किया गया और इनका शिक्षक भी नियुक्त किया गया हरविलास शारदा को। इनके समय महकमा खास तथा सेक्रेटरिएट नामक विभाग बनाए गए। सेक्रेटरिएट जिसे आज हम सचिवालय के नाम से जानते हैं, सचिवालय कहते हैं, उस सचिवालय की सर्वप्रथम जैसलमेर में जो स्थापना थी वो महारावल शालिवाहन द्वितीय के नाम से हुई थी, और इनके समय एक और विभाग स्थापित किया गया जिसका नाम था महकमा खास, यानी 2 अलग अलग विभाग बनाए गए। महकमा खास जो था उसमें मंत्री परिषद के लोग शामिल हुआ करते थे, और सेक्रेटरिएट जो था उसमें मंत्री परिषद के अधीन जो काम करने वाले लिपिक संवर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो इसमें शामिल हुआ करते थे। इनके समय जैसलमेर में अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा का आयोजन हुआ। अगर अपने जैनियों की बात करें तो जैसलमेर स्वयं जैनियों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसलमेर के पास में एक लोद्रवा नाम से जगह हुआ करती थी, और इसकी स्थापना पटवों के द्वारा की गई थी। पटवे जो जैन व्यापारी हुआ करते थे, और बाद में वो सारे के सारे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। तो जैनियों का काफ़ी बड़ा वर्चस्व जैसलमेर में देखा जा सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसलमेर दुर्ग को एक ऐसे दुर्ग के नाम से जाना जाता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आज भी निवास करते हैं। सबसे बड़ा दुर्ग इस श्रेणी में
चित्तौड़गढ़ का दुर्ग माना जाता है, और दूसरा जो दुर्ग है वो ये जैसलमेर का दुर्ग माना जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसलमेर दुर्ग के भीतर आज भी बहुत बड़ी संख्या में मंदिर देखे जा सकते हैं, और इन मंदिरों में ज़्यादा संख्या जैन मंदिरों की है, और जैनियों का बड़ा गढ़ होने के कारण से यहाँ पर इन शालिवाहन द्वितीय के समय अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा का आयोजन हुआ था। महारावल जवाहर सिंह, इनका समय रहा था 1914 से 1949 ईस्वी। शालिवाहन द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने पर ठाकुर सरदार सिंह के पुत्र जवाहर सिंह को शासक बनाया गया। याद रखिएगा, जवाहर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो राज परिवार से नहीं थे, यानी कि भाटी वंश में अब तक जितने भी शासक बने वो राज परिवार से ही बने थे, या तो अगर किसी की निसंतान मृत्यु हो गई तो भाई के पुत्र को शासक बनाया गया। लेकिन महारावल जवाहर सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राज परिवार से नहीं थे, क्योंकि शालिवाहन द्वितीय जब इनका देहांत हुआ 1914 में, उस समय इनके भी कोई संतान नहीं थी, यानी कि निसंतान थे, और उनके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शासन की गद्दी संभाल पाता। इसलिए उनके अधीन एक ठाकुर हुआ करते थे, सरदार सिंह। इस सरदार सिंह के पुत्र जवाहर सिंह को अगला शासक नियुक्त किया गया। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की आर्थिक सहायता की थी। 1914, देखिए इनका कार्यकाल भी 1914 से प्रारंभ होता है, 1914 से 1949, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के समय चूंकि महारावल जवाहर सिंह जैसलमेर के शासक हुआ करते थे, तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। युद्ध समाप्ति पर आभार व्यक्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड स्वयं जैसलमेर आए थे। जब युद्ध समाप्त हुआ सन 1919 में, उसके पश्चात इस आर्थिक सहायता के बदले स्वयं उस समय ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो खुद जैसलमेर आए और जवाहर सिंह का उन्होंने आभार व्यक्त किया था। जवाहर सिंह ने राज्य में पशुओं की पीठ पर दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। हालांकि इतिहास में हमें इस बारे में और भी वर्णन देखने को मिलता है। जब अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में शासक हुआ करते थे, तो उन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, और इसी प्रकार से जानवरों को, पशुओं को दागने की प्रथा का प्रारंभ हुआ था, और जवाहर सिंह ने भी इस प्रथा का अनुसरण किया, और यहाँ पर जैसलमेर में पशुओं की पीठ पर दागने की प्रथा जवाहर सिंह ने प्रारंभ करवाई थी। इनके समय वर्ष 1939 में राज्य में प्रथम बिजली घर की स्थापना हुई थी। 1939 में जैसलमेर में राज्य का प्रथम बिजली घर बना था। वो बिजली घर भी उस समय बना जब महारावल जवाहर सिंह जैसलमेर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने राजस्थान के अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ का निर्माण करवाया था। याद होगा आपको, मोहनगढ़ जैसलमेर जिले में स्थित है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। आपको यह भी ध्यान होगा, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर जो है वो जैसलमेर ही था। हालांकि बाद में एक उपशाखा के जरिए इसको बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया। ये जो मोहनगढ़ था, मोहनगढ़ में एक दुर्ग बना हुआ है, और ये राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पश्चात, यानी कि जो मोहनगढ़ था, इसके पश्चात बाद में कोई भी दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था, और उसके पश्चात ये जो रियासतें थी ये भी राजस्थान के एकीकरण के दौरान धीरे धीरे समाप्त होती चली गई थी। इसके कारण से बाद में किसी भी प्रकार के किले का, दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए अंतिम दुर्ग जो है वो राजस्थान का अंतिम दुर्ग वो मोहनगढ़ माना जाता है, और इस मोहनगढ़ के दुर्ग का निर्माण इन्होंने, यानी कि महारावल जवाहर सिंह ने करवाया था। वर्ष 1933 ईस्वी में जैसलमेर में जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। एक और दूसरी उपलब्धि जो जवाहर सिंह के नाम से जुड़ी हुई है वो है कि इनके समय में, इनके काल में जैसलमेर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, जिसका नाम था जवाहर प्रिंटिंग प्रेस, और इसकी स्थापना 1933 में जैसलमेर में की गई थी। जवाहर सिंह के शासनकाल में 1946 ईस्वी में यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया, जिस कारण 4 अप्रैल 1946 को उनकी मृत्यु हो गई। ये महारावल जवाहर सिंह के ऊपर एक दाग के रूप में है। जब प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से देशी रियासतों में स्वतंत्रता या जनता का शासन स्थापित करने की मांग हो रही थी, उस समय जैसलमेर में भी प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से इस प्रकार के कार्य किए गए। सागरमल गोपा जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जैसलमेर में
जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और इसके कारण से इनको आखिरकार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और जेल में ही इनको केरोसिन डालकर जला दिया गया था सन 1946 में। और इसके कारण से 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई थी। ये उनके जीवन काल में एक दाग के रूप में जाना जाता है। महारावल गिरधर सिंह 1949-1950, क्योंकि जवाहर सिंह का शासनकाल 1949 तक था। 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था और एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और अंतिम शासक के रूप में बने थे जैसलमेर के महारावल गिरधर सिंह। इनका कार्यकाल 1949 से 1950 तक रहा। इनके समय 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का राजस्थान में विलय कर दिया गया और इसके साथ ही जैसलमेर की जो देसी रियासत थी वो राजस्थान में शामिल होने के कारण से इसका समापन हो जाता है और महारावल गिरधर सिंह इसके अंतिम शासक रहे थे। अब बात करते हैं करौली का इतिहास। छोटा सा है करौली। आज करौली राजस्थान के एक जिले के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उस हिस्से में करौली आज भी स्थापित है। राजस्थान में जैसलमेर के बाद यदुवंशी क्षत्रियों का दूसरा राज्य करौली था। अपन ने बात की थी कि यदुवंशी यानी जो अपने आप को यादव वंश के या श्री कृष्ण से अपना संबंध जो जोड़ते थे वो पहली रियासत थी जैसलमेर, जैसलमेर का भाटी वंश, और दूसरी रियासत थी करौली। जैसलमेर के लोग भी अपने आप को यदुवंशी मानते थे और करौली के जो शासक थे वो भी अपने आप को यदुवंशी मानते थे। इसलिए राजस्थान में यदुवंशियों की 2 शाखाएं थी, एक जैसलमेर की शाखा और एक करौली की शाखा। करौली रियासत का कुछ भाग मत्स्य जनपद में तथा कुछ भाग सुरसेन जनपद में आता था। जब भारत में जनपद काल था, जैसे हम पढ़ते हैं महाजनपद मगध साम्राज्य का उदय, उसमें जो भारत में जनपद हुआ करते थे उस समय राजस्थान का जो इलाका जो पूर्वोत्तर का इलाका था वो 2 जनपदों के अधीन आया करता था। एक तो मत्स्य जनपद और एक सुरसेन जनपद। हम ये भी जानते हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी जो आज जयपुर से थोड़ा सा आगे अलवर की तरफ चलने पर है। तो उसी प्रकार से एक सुरसेन जनपद आया हुआ करता था। करौली की स्थिति इस प्रकार की थी कि इसका कुछ भाग मत्स्य जनपद में और कुछ भाग सुरसेन जनपद में आया करता था। ये उस समय की बात है जब जनपद काल था। हम करौली के इतिहास के प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। करौली के इतिहास का जब प्रारंभ होता है, करौली शुरुआत में जो था वो मत्स्य और सुरसेन जनपद के हिस्से में आया करता था। बाद में करौली में यादववंशी शाखा का जन्म हुआ था। करौली के यादववंशी राजा स्वयं को कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं क्योंकि करौली के पास में ही मथुरा, वृंदावन आदि स्थान है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि करौली के जो शासक थे वो वहीं से यानी कि मथुरा वृंदावन से ही आए थे और इसके कारण से वो कृष्ण से अपना संबंध मानते हैं। वो ये मानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है और इस कारण से वो यादववंशी कहलाए। करौली के यादव अपने नाम के आगे सिंह न लिखकर पाल लिखते थे क्योंकि सिंह गाय को खा जाता है और पाल का सामान्य अर्थ गाय को पालने वाला होता है। आप देखिए करौली के जितने भी शासक हुए उनके नाम के आगे पाल लिखा हुआ मिलता है। हालांकि राजस्थान की जो देसी रियासतें थी हमने देखा प्राय अधिकतर देसी रियासतों के जो भी शासक हुए उनके आगे सिंह लिखा हुआ होता है। जैसे अभी अपन ने जैसलमेर की बात की, जवाहर सिंह है ना, तो सिंह लिखा हुआ होता है। लेकिन करौली के जो यादववंशी शासक थे वो अपने नाम के आगे सिंह नहीं लिखते थे बल्कि वो पाल लिखते थे। इसके पीछे सोच ये थी कि सिंह यानी कि जो शेर होता है और शेर चूंकि गाय को खा जाता है और ये तो गाय को पालने वाले थे क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान गोपालक हुआ करते थे, गायों के रक्षक हुआ करते थे और इसी कारण से इन्होंने यानी करौली के यादववंशी शासकों ने अपने नाम के आगे पाल शब्द को संबोधित किया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय को पालने वाला। इसके पहले शासक थे विजयपाल। करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक विजयपाल था। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि करौली की यादववंशी शाखा की स्थापना विजयपाल नामक व्यक्ति ने की थी। ये इनका आदि पुरुष था, ये इनका संस्थापक था, ये इनका मूल पुरुष था और यहीं से विजयपाल से ही करौली की शाखा का जन्म होता है जिसने
1040 ईस्वी में अपने राज्य की राजधानी मथुरा से हटाकर बयाना विजय मंदिरगढ़ को बनाया। पहले विजयपाल की जो शासन की रूपरेखा थी वो मथुरा हुआ करती थी, इनकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, और मथुरा से इन्होंने अपनी राजधानी को बदलकर बयाना बनाया। बयाना जिसमें एक किला है जिसको विजय मंदिरगढ़ कहा जाता है। बयाना के किले का नाम विजय मंदिरगढ़ है। और हालांकि आपको ध्यान होगा कि बयाना आज भरतपुर जिले में है, लेकिन भरतपुर जिले के होने के बावजूद भी ये करौली के समीप है। करौली अभी अपन और आगे पढ़ेंगे करौली के बारे में। करौली के नज़दीक, करौली की सीमा पर स्थित है। इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी, विजयपाल ने अपनी राजधानी 1040 ईस्वी में मथुरा से बदलकर बयाना में स्थापित की थी, जहाँ पर विजय मंदिरगढ़ का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। अगले शासक हुए तिमनपाल। तिमनपाल ने तिमनगढ़ दुर्ग बनाकर उसे अपनी नई राजधानी बनाया। ये इस इलाके में बयाना के आसपास और करौली के आसपास कई दुर्गों का निर्माण इन पाल शासकों के द्वारा करवाया गया था, जिसमें एक शासक हुआ करते थे तिमनपाल, और तिमनपाल ने तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तिमनपाल अपने नाम के कारण से इन्होंने जिस दुर्ग का निर्माण कराया वो तिमनगढ़ दुर्ग कहलाया, और इसे अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था। 1196 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक कुंवरपाल को हराकर तिमनगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। जब मोहम्मद गौरी, हम जानते हैं कि इतिहास में अपन अगर अजमेर का इतिहास पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है। सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, और यहाँ पर आखिरकार मोहम्मद गौरी की सत्ता की स्थापना हो जाती है। और 1196 ईस्वी में इसी मोहम्मद गौरी ने राजस्थान पर फिर आक्रमण किया, और इस बार इसके आक्रमण का शिकार हुआ था करौली का यादव वंश, और यहाँ पर तिमनगढ़ दुर्ग जिसकी स्थापना तिमनपाल ने की थी, इस तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। और उस समय 1196 ईस्वी में यहाँ के शासक हुआ करते थे कुंवरपाल। कुंवरपाल को हराकर इन्होंने तिमनगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। अतः यहाँ से कुछ यादव परेशान होकर तिजारा व अलवर चले गए, जो वहाँ खाने खाना के नाम से पुकारे जाने लगे। जो तिमनगढ़ दुर्ग के भीतर या तिमनगढ़ में जो यादव लोग रहा करते थे, मोहम्मद गौरी के इस आक्रमण से वो परेशान हो गए, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने ज़बरदस्त मारकाट यहाँ पर मचाई थी। तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार भी उसका हो गया था, और कुंवरपाल को पराजित भी उसने कर दिया था। इसलिए यहाँ के जो यादव थे, करौली के जो यादव थे, वो करौली से विस्थापित होकर अलवर जिले की तरफ चले गए, और अलवर में उन्होंने अपना मुख्य केंद्र तिजारा व अलवर को बनाया। वो वहाँ पर जाकर बस गए, और वहाँ पर वो खाने खाना के नाम से पुकारे जाने लगे। आज भी अलवर और अलवर के आसपास कुछ ऐसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं जो अपने नाम के आगे खाने खाना लगाते हैं, और ये वही लोग हैं जो 1196 ईस्वी में पलायन करके, करौली से पलायन करके अलवर की तरफ गए थे। तिमनगढ़ का किला, यह दुर्ग यादव वंश के शासक तिमलपाल ने उस समय बनवाया था जब उसके मुख्य साम्राज्य बयाना पर दिल्ली के शासकों का अधिकार हो गया था। ये जो तिमनगढ़ का दुर्ग है, अपन ने अभी बात की, तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण तिमनपाल ने करवाया था। और क्यों करवाया था? क्योंकि इससे पहले जो इनकी मुख्य राजधानी हुआ करती थी बयाना, उस बयाना के ऊपर दिल्ली सल्तनत के शासकों का अधिकार हो गया, और अधिकार हो जाने के कारण से उनको बयाना छोड़ना पड़ा, और बयाना से कुछ दूरी पर उन्होंने तिमनगढ़ नामक जगह पर तिमनगढ़ किले का निर्माण करवाकर इसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया, और इसी के माध्यम से अपनी शासन सत्ता को आगे विस्तारित किया था। इसलिए तिमनगढ़ का किला तिमलपाल ने उस समय बनाया था जब बयाना पर दिल्ली के शासकों का अधिकार हो गया था। तिमनगढ़ का दुर्ग बयाना से कुछ दूरी पर है, यानी कि बयाना भरतपुर में पड़ता है और वर्तमान में भरतपुर में पड़ता है, और तिमनगढ़ का दुर्ग उससे कुछ ही दूरी में करौली साइड में पड़ता है। तो ये तिमनगढ़ का दुर्ग बयाना से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन करौली जिले के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसे तेहनगढ़ या तोहनगढ़ भी कहते हैं। बयाना के जरूर पास में है, लेकिन ये करौली जिले में पड़ता है, और इस तिमनगढ़ के दुर्ग को और भी तेहनगढ़ या तोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तिमनगढ़ दुर्ग वर्तमान में घने जंगलों के बीच निर्जन अवस्था में खड़ा, आज भी तिमनगढ़ का दुर्ग देखा जा सकता है। हालांकि वो खंडर अवस्था में, लेकिन वो आज भी करौली के घने जंगलों के बीच में शान के साथ खड़ा है।
यह दुर्ग मूर्ति और जानवरों के अंग तस्कर वामन नारायण घिया के द्वारा अपना मुख्य केंद्र बनाने के कारण चर्चा में रहा था। अगर आप राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ समय पहले 1990 और 2000 के दशक में एक तस्कर हुआ करता था जिसका नाम था वामन नारायण घिया, और ये जानवरों के अंगों की तस्करी करता था, और इसने अपना मुख्य केंद्र जो बनाया था वो यही तिमनगढ़ का दुर्ग था। तिमनगढ़ दुर्ग चूंकि खंडर अवस्था में और जंगल के बीच में एकदम निर्जन अवस्था में खड़ा है, तो वहां पर वामन नारायण घिया ने इसको केंद्र बनाकर अपने तस्करी का धंधा चलाया था। यूं कह सकते हैं कि वामन नारायण घिया का मुख्य अड्डा जो था वो तिमनगढ़ का दुर्ग था। अर्जुन पाल 1327 ईस्वी में अर्जुन पाल ने तिमनगढ़ दुर्ग को मुस्लिमों से छीनकर यहाँ पर पुनः यादव वंश का शासन स्थापित किया था। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, इसलिए ये मुस्लिमों के अधिकार क्षेत्र में चला गया था सन 1196 ईस्वी में, और लगभग 150 साल तक 130 से भी ज़्यादा साल तक ये मुस्लिमों के अधिकार में रहा। फिर जब अर्जुन पाल 1327 ईस्वी में शासक बनते हैं तो इन्होंने तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, और जो मुस्लिम शासक हुआ करते इनको खदेड़कर पुनः तिमनगढ़ दुर्ग पर यादव वंश की स्थापना की थी। अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी में लिसिल नदी के तट पर कल्याणपुर कस्बा बसाया। कल्याणपुर कस्बा वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। जिस करौली के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, उस करौली का जन्म या करौली नगर की स्थापना सबसे पहले कल्याणपुर के नाम से हुई थी। कल्याणपुर की स्थापना अर्जुन पाल ने की थी सन 1348 ईस्वी में। उस समय यहाँ पर एक नदी बहा करती थी, लिसिल नदी, और इस लिसिल नदी के तट पर कल्याणपुर नामक कस्बा अर्जुन पाल के द्वारा बसाया गया था सन 1348 ईस्वी में, और कल्याणपुर आगे चलकर करौली के नाम से जाने लगा। अर्जुन पाल ने ही यहाँ हनुमान जी की माता अंजनी माता का मंदिर बनवाया था। आज भी अंजनी माता का मंदिर करौली में देखा जा सकता है, और इसका निर्माण भी अर्जुन पाल ने ही करवाया था। अगला है हरबख्श पाल। हरबख्श पाल ने 15 नवंबर 1817 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि के माध्यम से राजस्थान की देशी रियासतों पर एक प्रकार से अधिकार किया जा रहा था, उसी समय करौली के शासक हरबख्श पाल ने 15 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि स्वीकार की और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। करौली राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि संपन्न की थी। ये तथ्य याद रखिएगा, ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि वो कौन सी देशी रियासत थी जिसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि संपन्न की थी। वो थी करौली की रियासत, और ये संधि हुई थी 15 नवंबर 1817 ईस्वी को, और संधि पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे करौली के शासक हरबख्श पाल सिंह। नोट 19 जुलाई 1997 ईस्वी को करौली राजस्थान का 32वां जिला बना। 32वां जिला 1997 में 19 जुलाई को, और 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, और इस प्रकार से राजस्थान में आज 33 जिले हैं। कुछ तथ्य हैं। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज आज भी अजमेर में खड़ा है, और इस मेयो कॉलेज में उस समय राजस्थान के जो देशी रियासतें हुआ करती थी, उन देशी रियासतों के जो शासक हुआ करते थे, या तो वो या उनकी संतान पढ़ते थे। इसके अलावा अंग्रेज और अंग्रेज परिवार के जो लोग थे उनके बच्चे भी इस मेयो कॉलेज में पढ़ा करते। आपको ये भी ध्यान होगा, मैंने बीकानेर के इतिहास में बताया था कि जो महाराजा गंगा सिंह थे उनकी शिक्षा दीक्षा भी मेयो कॉलेज में ही संपन्न हुई थी। बीकानेर व जैसलमेर राज्य मराठा व पिंडारी आक्रमण से बचे रहे। हम ये जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में मराठों का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। कोटा के प्रश्न पर, बूंदी के प्रश्न पर सबसे पहले मराठे राजस्थान में आए, राजस्थान में हस्तक्षेप किया। फिर जयपुर जो देशी रियासती ढूंढाड़ जो रियासत थी, वहाँ पर भी हमने देखा कि स्वाई ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था दोनों भाइयों के बीच में, उसमें भी मराठों का हस्तक्षेप रहा था, और मराठों के कारण से ही स्वाई ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। स्वाई माधो सिंह को बहुत बड़ी मात्रा में उनको हर्जाना चुकाना पड़ा था। तो मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान के प्राय समस्त देशी रियासतों में रहा, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर ऐसी देशी रियासतें थी जहां पर मराठे और पिंडारी
ये हस्तक्षेप नहीं कर पाए थे या इसकी तरफ ये नहीं बढ़ पाए थे, यहाँ पर इनका आक्रमण नहीं हो पाया था। केवल 2 ही देशी रियासतें मराठों और पिंडारियों से बची रही। 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब बनाया। 1817 ईस्वी में जो टोंक नई रियासत बनाई गई थी, उस नई रियासत का जिम्मा अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को सौंपा और इनको टोंक का नवाब बनाया गया। ये एकमात्र मुस्लिम देशी रियासत थी राजस्थान में जो टोंक की रियासत हुआ करती थी। और अमीर खां पिंडारी जो पिंडारी आक्रमण के मुखिया हुआ करते थे, पिंडारियों के द्वारा राजस्थान के प्राय समस्त देशी रियासतों में लूटपाट की गई थी, इनसे बचने के लिए और इनको राजी करने के लिए इनको टोंक एक रियासत प्रदान कर दी गई और यहाँ का नवाब इनको बना दिया गया। 1817 ईस्वी से 1833 ईस्वी के मध्य राजस्थान के सभी शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि संपन्न कर ली थी। ये सहायक संधि का दौर 1817 ईस्वी में शुरू हुआ था। अभी अपन ने बात की करौली के हरबख्श पाल सिंह ने 1817 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि संपन्न की थी। धीरे धीरे करते करते मुख्य रूप से 1823 तक, हालांकि 1833 लिखा है, 1823 ईस्वी तक सभी शासकों ने ये संधियां संपन्न कर ली थी। और 1833 इसलिए बतला रहा हूँ कि अंतिम जो रियासत बनी थी राजस्थान में वो झालावाड़ की रियासत थी और इसने आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे अंत में सहायक संधि संपन्न की थी। ये दौर सहायक संधि का दौर 1817 से 1823 के बीच में चला था। और बाद में जो देशी रियासतें बनी थी उन देशी रियासतों में एक देशी रियासत थी झालावाड़ जो सबसे अंत में बनी थी और उसने सबसे अंत में 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संपन्न की थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसने इस कार्य को चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा था। यानी कि सहायक संधि का दौर जब चला था 1817 ईस्वी में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिएगा 1857 की संधि के जो क्रांति थी उसके पश्चात गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। उससे पहले वो गवर्नर जनरल कहलाते थे, इसलिए उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करता है। और सहायक संधि संपन्न करने का जिम्मा हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा था। सबसे पहले 1817 ईस्वी में करौली के शासक हरबख्श पाल ने तथा सबसे बाद में 1823 ईस्वी में सिरोही के शासक शिव सिंह ने संधि संपन्न की थी। और इस संधियों के साथ ही राजस्थान की सभी देशी रियासतों का अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों का दौर संपन्न हो गया था। तो ये है राजस्थान का इतिहास। अब अपन जो मुख्य रियासतें थी उन सब की अपन एक बार चर्चा कर चुके। हमने ये शुरुआत की थी मेवाड़ के इतिहास से। मेवाड़ का इतिहास, ढूंढाड़ का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, अजमेर का इतिहास और इसके अलावा बाकी जो भी मुख्य रूप से छोटी मोटी जितनी भी रियासतें थी, चाहे वो भरतपुर की हो, चाहे वो धौलपुर की हो, चाहे वो करौली की हो, चाहे वो जैसलमेर की हो, चाहे सिरोही की हो, चाहे कोटा की हो, चाहे बूंदी की हो, राजस्थान की कोई भी देशी रियासत हमसे छूटी नहीं है। हमने सभी का वर्णन किया, सभी की जो देशी रियासतें उनके इतिहास पर और मुख्य मुख्य बातों पर दृष्टिपात किया। ये सारी की सारी चीज़ें समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे इस कड़ी में और एक नई चीज़ को जोड़ेंगे, वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, धन्यवाद।